अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान में एक तो कुदरती गर्मी लोगों को परेशान करके रखी है, तो दूसरी सियासी गर्मी भी उरूज पर है। मोदी तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में लगे हैं, मगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार ये जीत जाते हैं तो फिर दीन, दस्तूर और दलित तीनों को ख़तरा लाहक हो जाएगा। मोदी ने 2014 में नरेंद्र मोदी हुकूमत आने से पहले जब इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी, तो उस वक्त 2014 में मोदी साहब का कहना था कि लोग उम्मीद के ऊपर वोट दिए थे। 2019 में वो उम्मीद जाके भरोसे पे चले गई और अब 2024 में ये कहा जा रहा है कि गारंटी, मोदी की गारंटी। इसका पोस्टमार्टम करेंगे ये तीन चीज़ों का, उम्मीद, भरोसा और गारंटी, क्योंकि लोगों की जो अभी भी उम्मीद है, भरोसा है, इन लफ्ज़ पे जो लोगों को भरोसा होना चाहिए वो कायम रहने के लिए इसका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। 2014 में क्या उम्मीद थी, 19 में क्या भरोसा था, इस पे पहले बात करेंगे। उम्मीद ये थी कि लोगों को ये एहसास हो चला था कि 15 लाख हर एक के अकाउंट में आने वाले हैं। नौजवान ये सोचा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। बाज़ लोग ये सोच के खुश थे कि पेट्रोल 35 रुपये हो जाएगा और डॉलर 50 रुपये के करीब पहुँच जाएगा। बहरहाल ये उम्मीद थी और मोदी है तो मुमकिन है की बात थी, लेकिन मोदी है मुमकिन है जुमला था। उसके बाद हुआ ये कि पुलवामा हो गया। अगर नहीं होता तो शायद साहब वो भी कर लेते थे, लेकिन साहब घर में घुस गए पुलवामा के बहाने, पड़ोस में जाके मार के आए थे, लेकिन यहाँ पे घर में घुस गए हिंदुस्तानियों के, और ऐसा लगा कि सरहद पार पे जिस तरह जाके हमला करने की बात थी वैसा हिंदुस्तानियों के घर में घुस गए। और घर में घुसने से हुआ ये कि बेचारे भरोसा करने लगे कि इस बार नहीं, 2019 में भरोसे पे वोट देंगे। इस भरोसे पे थे कि हमें 15 लाख भी मिल जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी भी मिल जाएगी और मोदी साहब पे भरोसा करना चाहिए। मगर साहब की भी आदत है कि जहाँ जाते हैं वहाँ छेद कर देते हैं। घर में घुस गए थे, लोगों को भरोसा था, लेकिन हुआ ये कि भरोसा महंगा पड़ गया। इफरात ज़र की कीमत, लोगों को नौकरी, बेरोज़गारी से लोग परेशान, जिनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली वो बाप परेशान है, जिसको नौकरी नहीं मिली वो नौजवान परेशान है। बहरहाल हुआ ये कि 15 लाख के ऊपर आके बात टिकी। उसमें भी बीच में एक बात आई थी कि 15 लाख बस एक इलेक्शन का जुमला था, लेकिन फिर भी हो सकता ये कि लोगों को भरोसा था कि मोदी साहब हैं, 15 लाख रुपए भी ला लेंगे। शायद लोग ये भी भरोसा करें कि गब्बर ने नीरव मोदी, ललित मोदी, निशल मोदी, नितिन संदेशरा और मेहुल चोकसी को के अलावा और ऐसे 30-32 लोग हैं जो गुजरात से बैंकों को लूटकर या हिंदुस्तान के पैसे लूट के हिंदुस्तान के बाहर चले गए। ये लोग आएंगे, पैसे लाएंगे और हमारे अकाउंट में 15 लाख आएंगे। शायद ये भरोसा था और 2019 में जिता दिए। जीतने के बाद अब 2024 का बात आई तो 2024 में ये कहना शुरू हो गया कि 2019 में ये कहा गया था कि 300 पार, अब की बार 300 पार। अब 2024 में कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार। मगर 400 पार की अगर हम बात करेंगे तो 400 पार का पोस्टमार्टम अगर करेंगे तो जिस तरह चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा कि अगर 400 पार जीतने की आपकी औकात है तो आपको पाकिस्तान में भी जाके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वरना तो 400 पार आना मुश्किल है। मेरा मानना भी यही है कि 400 पार क्या, अब के 200 पार ही मुश्किल नज़र आ रहा है। साउथ इंडिया में यकीनन कुछ लोग थोड़ा बहके हुए थे, मगर इस बार मैं समझता हूँ कि बेंगलोर भी कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए। उम्मीद तो यही है हमारे को। वरना अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे तो साउथ इंडिया में तकरीबन 132 सीट हैं और साउथ इंडिया कौमी जीडीपी के नाम पर या जीडीपी के कंट्रीब्यूशन जो साउथ इंडिया का होता है वो तकरीबन 30% होता है, और साउथ इंडिया को डेवलपमेंट के लिए जो फंड सेंटर से मिलता है वो सिर्फ 19% मिलता है। अब इस उम्मीद और भरोसे के साथ अगर साउथ इंडिया फिर भी वोट देती है बीजेपी को, तो फिर इसके बढ़ के बदबख्ती की बात ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहा जाता है कि कर्नाटका, बेंगलुरु शहर आम तौर पे आईटी का हब माना जाता है और आईटी में काम करने वाले काफ़ी तालीम याफ्ता होते हैं। अगर तालीम याफ्ता तबका ऐसा करता है तो फिर ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बदबख्ती की बात ही हो सकती है। बहरहाल अगर वहाँ पे अकल चली
लोग सोच समझ के अगर साउथ इंडिया में, जुनूबी हिंद में वोट डालने का तय कर लिए तो फिर 130 सीट से बिल्कुल भी नाउम्मीदी की उम्मीद रख सकते हैं बीजेपी वाले। अगर उम्मीद चले जाती है और भरोसा चले जाता है और गारंटी की बात अब जो हो रही है तो फिर 130 का तो सीधा निशाना ही तय हो जाता है। इंडिया अलायंस के खाते में 130 नहीं तो 100 सीट तो आ जा सकते हैं साउथ इंडिया में, इसलिए कि तमिलनाडु की हम बात करेंगे तो डीएमके वहाँ पे काफ़ी मजबूत है। केरला एलडीएफ हो या यूडीएफ हो, बहरहाल जो भी हो वो फिर बीजेपी के साथ तो जाने वाला नहीं है। रहा सवाल कर्नाटका का, कर्नाटका में ये कहा जा रहा है कि कर्नाटका में मिक्स्ड रिएक्शन आने से ये कहा जा रहा है कि या तो 10 सीट होंगे या 10 के नीचे होंगे या फिर 20 के ऊपर होंगे। तो अगर 20 के ऊपर होते हैं तो कर्नाटका अगर इधर आ जाता है तो फिर इंडिया अलायंस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। रहा सवाल तेलंगाना और आंध्रा का, आंध्रा में तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 सीट की बात हो रही है, 2-3 सीट 4 सीट की बात हो रही है। तेलंगाना में हो सकता है कि 10 और 14 के बीच में कहीं ना कहीं पे कांग्रेस के सीट्स आके रुक सकते हैं। अब मोदी साहब की नज़र ख़वातीन पे है, नए वोटर पे है और दलितों के ऊपर है, मगर इन सब लोगों को गारंटी देने की बात हो रही है, लेकिन आखिर 9 साल से कितनी चोट खाए हैं ये अगर सोच लिए तो फिर मैं समझता हूँ कि चाहे वो ख़वातीन हो, नौजवान हो, किसान हो, दलित हो, वो बीजेपी की तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे। अलबत्ता कांग्रेस ने कर्नाटका में गारंटी का वादा किया था, वहाँ पे गारंटी कामयाब हुई, वही उसी किस्म की गारंटीज तेलंगाना में भी दिए और यहाँ पे राहुल गांधी की कांग्रेस की गारंटी चल गई और यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। यही चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी अब जो फिलवक्त जो नई बात हो रही है कांग्रेस की तरफ से वो ये हो रही है कि इंसाफ या हिंदी लफ्ज़ है न्याय की गारंटी। अगर न्याय की गारंटी की बात होती है तो मैं समझता हूँ कि 9 साल से जिस शख्स से आप डसे जा रहे हैं उस पर भरोसा करेंगे या राहुल गांधी की बात पे भरोसा करेंगे। कर्नाटका और तेलंगाना में गारंटी पर अमल हो गया है, यकीनन माली हालत ख़राब होने के बावजूद जो गारंटी दी गई थी उस पर अमल हुआ है। तो इस मर्तबा बात यही है कि अगर हम वोट की शक्ल में या वोट की तादाद बढ़ाते हैं, अगर हम तादाद में निकल के अच्छी वाफिर तादाद में अगर हम निकल के वोट डालते हैं तो फिर हो सकता है मुल्क को बचाने की भी गारंटी हम हमारे हाथ में ले सकते हैं। राहुल गांधी एक चालाक, होशियार, मक्कार पॉलिटिशियन तो नहीं है, इसीलिए उनकी बात पे भरोसा कर सकते हैं। चाय में पानी मिलाना भी राहुल गांधी को नहीं आता, या राहुल गांधी की फितरत में ये नहीं है कि चाय में पानी मिला के बेचें, तो शायद उनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। रहा सवाल इंसाफ की जो बात हो रही है, न्याय की जो बात हो रही है, युवा की बात हो रही है या नौजवान तबके की या फर्स्ट टाइम वोटर या पहली बार वोट डालने वालों की बात हो रही है, इसके अलावा ख़वातीन के ऊपर काफ़ी तवज्जो है, किसान के ऊपर तवज्जो है और श्रमिक और हिस्सेदारी की बात गारंटी इसमें राहुल गांधी के गारंटीज़ में कही जा रही हैं। इनके अलावा भी 25 और गारंटीज़ दिए जा रहे हैं जिसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन इसमें नौजवान तबके की या फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 18 से 19 करोड़ के बीच में पहली बार वोट डालने वाले हैं और वो अगर अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं तो उन्हें यकीनन सोच समझकर वोट डालना है, बजाय इसके कि मजहबी जज्बाती नारों में आके अगर वो उलझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुल्क का बुरा हो सकता है, उनका खुद का भी बुरा हो सकता है। वरना होना ये कि अब तक अगर हम ये सोच लिए या ये सोचने पे मजबूर हो गया युवा या नौजवान तबका या पहली बार वोट डालने वाला तबका कि कौन भला है कौन बुरा है, या कौन झूठा है कौन सच्चा है, या कौन सौदागर है या कौन लुटेरा है, बस ये अगर सोच लिया तो मैं समझता हूँ कि सही तौर पे 9 साल से डसा हुआ हर आदमी इस मर्तबा बेवकूफ़ नहीं बनेगा। बाप परेशान है, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, बेटा परेशान है, पढ़ लिख के उसे नौकरी नहीं मिल रही, कहीं तालीम याफ्ता लोग पकोड़े बेच रहे हैं तो कहीं ऑटो ड्राइवर बन के टैक्सी या ऑटो चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल गवर्नमेंट में भी काफ़ी नौकरियां खाली हैं, जायदादें भरने के लिए हैं, लेकिन भरे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं भरे जा रहे हैं?
क्योंकि अगर एससी, दलित, एससी, एसटी, बीसी जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, अगर उनसे ये सरकारी नौकरियां भर लेंगे तो फिर बीजेपी के लोग या बीजेपी के जो स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको या उस तबके को एकोमोडेट नहीं किया जा सकता है। तो रिजर्वेशन हटाने की जो बीजेपी की आरएसएस की पॉलिसी है वो हटे तक नौकरियां नहीं भरने का शायद ऐसा कुछ तय हो गया है, मालूम हो रहा है। अगर एससी, एसटी, बीसी को नौकरी मिल जाती है तो वो आगे चल के कुछ और कर सकते हैं, इसीलिए डर के वहाँ पे नहीं भरे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि वो जंगी खतूत पर पहले नौकरियों को या बेरोजगारी को दूर करने की काम करेंगे। साथ ही साथ जो लोग ग्रेजुएट हैं या जो लोग डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनको अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्राइवेट में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग देने का भी उन्होंने वादा किया है। तो नौजवानों को जहाँ तक लुभाने की बात है, वहाँ पे ऐसा लग रहा कि बेरोज़गार और फिल वक़्त जो ट्रेनिंग के लिए जो पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं, उनको भी एक अच्छा मौका मिल सकता है अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है। तो कोविड में जो लोग एग्ज़ाम नहीं लिखे थे उन्हें भी वन टाइम रिलीफ के तौर पे एग्ज़ाम लिखने की बात कही गई है। कांग्रेस के न्याय पत्र की बात हो रही है। बुज़ुर्गों को पेंशन, बेवा ख़वातीन हैं उन्हें पेंशन देने की, ज़्यादा पेंशन देने की बात हो रही है। हैंडीकैप तबके को ज़्यादा असिस्टेंस देने की बात हो रही है, या बस और रेल में फ्री ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। बहरहाल ऐसे किसान का इतना बड़ा एहतजाज हुआ था, तो किसानों को ये कहा गया है कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जा रही है। स्वामीनाथन कमीशन के जो सिफारिशात थे उस पर। बहरहाल ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्शन जब होने को है और पहला मरहला तय हो गया है, तो इस बार ये कहा जा रहा है कि जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 96.8 करोड़ लोग वोट डालने के अहल हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जिसमें 49.7 करोड़ लोग मर्द हैं और 47.10 करोड़ ख़वातीन इसमें वोट डालने वाले हैं। तो बहरहाल ये बात हो रही, तो शायद 47 करोड़ लोग ख़वातीन होने के लिए ख़वातीन को भी खुश करने की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि 50% ख़वातीन के लिए जॉब्स 2025 से ही रिज़र्व कर दिए जाएंगे। रहने के लिए जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उन पर रहने के लिए रियायती हॉस्टल्स, और सावित्रीबाई फूले के नाम पे जो हॉस्टल है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल खोलने की बात कही गई है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसा कि अगर सेहत अच्छी रही, तंदुरुस्त रहेंगे आप, तो काम अच्छा कर सकते हैं। तो सेहत के लिए 25 लाख रुपए की गारंटी भी दी गई है। बहरहाल ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कांग्रेस के न्याय पत्र में आए हैं, और पूरी कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पे अमल हो। अगर ये अमल होता है तो यकीनन मैं समझता हूँ कि या इंडिया अलायंस आता है तो 9 साल के डसे हुए लोग इस मर्तबा खुश होकर अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और मुल्क को फिर से दोबारा एक सेफ मुल्क बनाने की जो बात थी, या हिंदुस्तान को जिस तरह कहा जाता था कि अमन का मुल्क है, फिर से हम वो देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो दूसरी तरफ है, वो यहाँ पे गर्मी, खुदरत की गर्मी एक, इलेक्शन की गर्मी एक, तो दूसरी तरफ जंग के बादल भी मशरिक़ी वुस्ता में फिर से आ पड़े हैं। इज़राइल का या इज़राइल की बर्बरियत फ़लस्तीन पे चली, काफ़ी इतने महीनों से वो चीज़ चल रही थी, और इस मर्तबा हुआ ये कि 1 अप्रैल के दिन ईरान की एम्बेसी सफारत खाने पे जब हमला हुआ, तो ईरान रमज़ान के गुज़रने तक का इंतज़ार किया। रमज़ान जैसे ही रमज़ान गुज़रा, ईरान ने इसराइल पे हमला किया, और इसराइल ने अब दोबारा फिर से ईरान पर हमला किया। अगरचे कि अमेरिका उसे रोक रहा था, लेकिन अमेरिका के बोलने के बावजूद भी इसराइल ने आज हमला कर दिया। इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इस पे अगर हम देखेंगे तो हो रहा ये कि मिडिल ईस्ट की तौर पे, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली इसराइल की तरफ से प्रोवोक करने की एक कोशिश हो रही थी मुस्लिम दुनिया को, और ईरान ने जहाँ पे अपने सिफारत खाने पे हमला हुआ तो ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। अमेरिका फ़ौरन पहुँचा और इसराइल की मदद के लिए अमेरिका वहाँ से आवाज़ दी। अमेरिका की आवाज़ जहाँ पे इसराइल के साथ गई, तो रशिया ने ईरान की तायीद का ऐलान किया। अब हो ये सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, तो उसमें हो सकता ये कि चूँकि अमेरिका एक तरफ जाएगा, रशिया एक तरफ आएगा,
तो चाइना हो सकता है कि चाइना रशिया की तरफ ही आ सकता है। अगर पावरफुल 5 मिलके अमेरिका, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग अगर एक जगह जाते हैं तो पूरी दुनिया इधर साइड आ सकती। रशिया, चाइना अगर आते हैं तो फिर नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पर इसी तरफ में, या फ़लस्तीन की तायद में, ईरान की तायद में इधर ये साइड आ सकता है। तो इसमें हो जाएगा ये कि अगर नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व होता है तो फिर नॉर्थ कोरिया के साथ साथ चूँकि नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम में अब्दुल खदीर ख़ान का नाम घसीटा जाता था, या अब्दुल खदीर ख़ान का जो फार्मूला था न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, वो आएगा तो वहाँ से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आएगा तो पाकिस्तान हो सकता है कि हिंदुस्तान को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेगा। तो इसीलिए ये एक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ पे इसे थामना ज़रूरी है, वरना तीसरी आलमी जंग के तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल ऐसे हालात हैं पूरी दुनिया में, चाहे हम हिंदुस्तान के इलेक्शन की बात करें या दुनिया में जो हो रहे हैं हालात पे बात करेंगे, तो ये ऐसा लग रहा है कि अब हम ऐसे डगर पे ठहरे हैं जहाँ पे एक तरफ जंग है तो दूसरी तरफ इलेक्शन में कौन जीतेगा वो हिंदुस्तान देख रहा है, जिसे या हिंदुस्तान को ये भी कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। और जमहूरियत यहाँ पे रहती है या जमहूरियत का ख़ात्मा होता है तीसरी बार अगर जीत जाते हैं साहब, तो वो इस 2024 के इलेक्शन में मालूम पड़ जाएगा। बहरहाल यहाँ पे ये दो चीज़ों में मैं समझता हूँ, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या हिंदुस्तान के एतबार से हो, हमें यही चाहिए कि हम हमारी जो जिम्मेदारी है उसे निभाएं। अमन पसंदी के माहौल में हम सिर्फ हिंदुस्तान में अगर वोट डालते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी होता है कि बहुत सारे चीज़ों को रुकावट लाने में हिंदुस्तान के हद तक। दुनियावी एतबार से यकीनन हम भी एक ज़िम्मेदारी शहरी के तौर पे दुनिया के कहीं पर भी मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमान ज़िम्मेदारी शहरी का किरदार निभाता है तो फिर दुनिया भी अमन पसंद हो सकती है। देखते हैं कि दुनिया में क्या होता है, लेकिन 2024 का इलेक्शन है, इसीलिए मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक बहुत ज़्यादा पहल होनी चाहिए। मजहबी रहनुमा इसकी ज़िम्मेदारी लें, टीचर्स इसकी ज़िम्मेदारी लें, समाज के हर तबके के लोग जो ज़िम्मेदार हैं अपनी ज़िम्मेदारी समझ के सिर्फ ये कहा जाए कि वोट की अहमियत को आप समझ के अगर वोट के लिए लोगों को तैयार करते हैं तो ये बहुत बड़ा अमल हो सकता है। अभी देखिए केरला में जुमे के दिन चूँकि इलेक्शन था केरला में, तो केरला में ये नमाज की टाइमिंग को भी मुख्तसर किया गया है। किस तरह वोट आप डालने के लिए बाहर निकलें, इस बात को उजागर करने की अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए केरला ने एक फ़ैसला लिया है। और केरला के इस फ़ैसले से मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ये फ़ैसला लेना चाहिए कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, बल्कि वोट का इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल तो आपको सभी मालूम है कि आपको कौन सता रहा है और कौन आपकी तायद में बात कर सकता है या आपकी हक़ में कि कौन बेहतर हो सकता है। इसका फ़ैसला आप सब अक्लमंद हैं, आप इसका फ़ैसला कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि वोट डालने का काम, वोट डालने की ज़हमत आप कीजिए, बाक़िया सब अल्लाह के हाथ में छोड़ सकते हैं। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।